कल हम लोग मेंडली पीरियड टेबल पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेंडली पीरियड टेबल। ये भी यार मॉडर्न मेंडली पीरियड टेबल। मॉडर्न मेंडली पीरियड टेबल देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया था रैमसे ने। तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय रैमसे, मतलब मोजले, रिप्रेजेंटेड बाय मोजले। On the basis of X-ray scattering experiment, X-ray scattering experiment के बेस पर he found a relation। ऐसा एक्सपेरिमेंट और कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था किसी द्वारा, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट and emitted frequency as follows। ध्यान रखना, पहले तो किसके किसके बीच में इन्होंने रिलेशन दिखाया था, किसके बीच में दिखाया था? तो प्रयोग क्या किया था? एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। हमने पूछा ऐसा एक्सपेरिमेंट और किसी ने किया था? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए किया था। कब किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए किया था। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने एक्सरे किया था और रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। और रिलेशन किसके किसके बीच में पाया था? एटॉमिक नंबर के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। रिलेशन क्या था? यहाँ पर भैया रूट न्यू, यहाँ पर ए जेड माइनस बी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए एंड बी, ए and B are constant। A and B are constant। तो A और B दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। A and B are constant। यहाँ पर हम क्या एक ग्राफ इन्होंने बनाया था। देखो ये ग्राफ निश्चित रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर जेड, ये ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग एटॉमिक मास के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे ऐसे बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है कंटिन्यूअस आ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद फ्रीक्वेंसी में
चेंज कंटिन्यूअस है, और इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास बढ़ने के साथ जो एटॉमिक फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं कहीं पर डिसरप्शन मिल रहा है। देखो पहले थोड़ी देर बढ़ा फिर ये ऊपर नीचे होने लगा, तो ये मतलब कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रहा है। तो कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है ये सही चीज है और एटॉमिक मास सही चीज नहीं है। मतलब एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ याद रखिए, ग्राफ किस तरह से बनाता है ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे लिखेगा ही टोल्ड दैट not the atomic mass told that not the atomic mass but atomic number को अंडरलाइन कर लीजिए is fundamental property or periodic function फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप एलिमेंट कर देंगे यहाँ पर सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड chemical property of element. Physical and chemical property of element. Physical and chemical property of element. There he arranged का मतलब व्यवस्थित करना एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जो हिंदी में बच्चे जानते हैं, हिंदी मीडियम के देखना, ही अरेंज एलिमेंट, इसको इंक्रीजिंग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया। अच्छा, ऐसा करने से मेंडलीव पीरियड टेबल जो है उसकी दो कमियां तुरंत दूर हो गई। कौन सी दो कमी दूर हो गई? एक तो आइसोटोप्स को प्लेस कर लिया और इन्वर्टेड पेयर सही हो गए, कल बताए थे। बाय डूइंग सो टू डिफेक्ट of Mendeleev periodic table was at once removed। ऐसा करने से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की दो कमियां तुरंत दूर हो गई। कौन कौन से टर्म? पहला, आइसोटोप गॉट द प्लेस, आइसोटोप गॉट द प्लेस। सेकंड, inverted pair become correct। isotope got the place और inverted pair become correct। देखो क्या, आइसोटोप जो समस्थानिक थे उनको स्थान मिल गया, समस्थानिक को क्या मिल गया? स्थान मिल गया, और जो इन्वर्टेड पेयर थे मतलब व्युत्क्रमित युग्म थे वो सही हो गए। क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, तो मिटाएं इसको। अच्छा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, रेमसे। रेमसे ने क्या किया कि अभी तक मतलब अभी इस समय तक, मेंडलीव के समय तक जो इनर्ट गैस थी उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई तो उनको रखने के लिए स्थान की जरूरत पड़ी। तो रेमसे ने क्या किया, उनको रखने के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक नया ग्रुप जोड़ दिया जिसे जीरो ग्रुप कहा गया। लिख लेंगे, टू प्लेस द इनर्ट गैस
place the inert gas Ramsay added a new group as zero group in Mendeleev-Perret table. ये Mendeleev-Perret table है, which was not divided. ठीक है, तो इनर्ट गैस को रखने के लिए रेमसे ने Mendeleev-Perret टेबल में एक नया ग्रुप जोड़ा जिसे क्या कहा गया, जीरो ग्रुप कहा गया, और ये जीरो ग्रुप डिवाइडेड नहीं था, जीरो ग्रुप डिवाइडेड नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आगे तरफ चलते हैं। आगे रुक जाओ, 10 modern Mendeleev-Perret table contains 9 group, 7 period and 10 series। 10 series। यहाँ पर क्वेश्चन है, which group of modern Mendeleev-Perret table was not divided? Zero. Of modern Mendeleev-Perret table was not divided. क्या हो जाएगा? Zero। इसको क्या है, यहां पर देखिए टर्म which group of modern Mendeleev-Perret table was not divided in subgroup? क्या हो जाएगा, 0 and 8। क्यों ऐसा ही है? कल बताया था कि ग्रुप नंबर 8 डिवाइड तो था, सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था, और यहां पर आज बताया जा रहा है कि ग्रुप नंबर 0 डिवाइड ही नहीं है। तो जब ग्रुप नंबर 0 डिवाइड ही नहीं है तो फिर सब ग्रुप का कोई मालूम आती नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, बिटा है बेटा, बिटा लिया। चलो, तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक चार्ट बना लेते हैं। भैया एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर यहाँ पर चार्ट में क्या लिखेंगे, पीरियड नंबर, लैंग्वेज ना यूज करके इसी को समरी के रूप में बताते रहे। ठीक है, पीरियड नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ
एटॉमिक नंबर, टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ पीरियड, नेम ऑफ पीरियड। यहां पर जैसे पीरियड नंबर 1 है, इसमें 2 एलिमेंट हैं टोटल। एटॉमिक नंबर का मतलब 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक। अब इसमें एक नॉर्मल है और दूसरा इनर्ट है, तो 1 नॉर्मल प्लस 1 इनर्ट। नेम ऑफ पीरियड साल्ट पीरियड, साल्ट टेस्ट, अतिलघु। ठीक है, तो मतलब पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, कहां से? 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक, जिसमें एक नॉर्मल और एक अक्रिय है, और इसको अतिलघु आवर्त कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से पीरियड 2 कितने एलिमेंट? 8, कहां से? 3 लिथियम से 10 नियॉन, इसमें 7 नॉर्मल है और एक इनर्ट है, एक इनर्ट है। और साल्ट पीरियड, इसमें क्या? पीरियड नंबर 3 8 एलिमेंट, कहां से? 11 सोडियम से 18 आर्गन, 7 नॉर्मल 1 इनर्ट। साल्ट पीरियड, साल्ट को हिंदी में लघु बोलेंगे भैया। फोर्थ पीरियड 19 पोटेशियम से 36 क्रिप्टन, 7 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन प्लस 1 इनर्ट, लॉन्ग पीरियड। पांचवें 18 37 रुबिडियम से 54 जीनान, 7 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन 1 इनर्ट, लॉन्ग पीरियड। पीरियड 32 55 सीजियम से 86 रेडियम, 7 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन 14 इनर्ट ट्रांजिशन। इनर्ट ट्रांजिशन को अंतः संक्रमण कहेंगे। एक इनर्ट, लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। पीरियड नंबर 7 29 में भी 32 87 फ्रांसियम ऑनवर्ड, 87 फ्रांसियम से आगे। ठीक है, यहां पर 5 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन 14 इनर ट्रांजिशन इनकम्प्लीट।
इनकम्प्लीट। क्वेश्चन है, if last element of this periodic table will discover then what will be its atomic number? यदि इस पीरियड का अंतिम एलिमेंट खोज लिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्यों क्यों भैया 118 क्यों? हाँ जिसको तो हाँ हाँ ये यहाँ पर अंतिम एलिमेंट कौन है? 86। अंतिम एलिमेंट कौन है? 86। और कितना और रख सकते हो? 32 रख सकते हो। तो यहाँ पर 86 तो रख चुके हो 6 पीरियड में, 32 और अभी आपके पास क्षमता है, तो कितना हो जाएगा? और नेचर क्या होगा इसका? अंतिम एलिमेंट सभी भी क्या है? इनर्ट है। अंतिम एलिमेंट इसका भी क्या होगा? इनर्ट। चलो कैरेक्टरिस्टिक 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 यहाँ पर ध्यान रखना पहला पीरियड start with metal and ends at inert gas। ध्यान दो, मेटल से शुरू होता है, इनर्ट गैस से खत्म होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट which start with hydrogen, except first which start with hydrogen। केवल फर्स्ट पीरियड छोड़कर जो हाइड्रोजन पर खत्म होता है, तो सॉरी हाइड्रोजन से शुरू होता है। सेकंड स्टेटमेंट का देयर अकर periodicity
property. There occur periodicity in property. After number 2, 8, 8, 18, 18 and 32. So these number are known as magic number. ध्यान रखना, संख्या 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के बाद प्रॉपर्टी में पीरियडिसिटी पाई जाती है। मतलब पीरियडिसिटी मतलब एक कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट कर जाना, उसको पीरियडिसिटी है। हाँ, आवर्तिता। ठीक है, तो रिपीट कर जाना क्या कहलाएगा? पीरियडिसिटी कहलाएगा या आवर्तिता कहलाएगा। ठीक है, और इसलिए इन नंबर को हम लोग क्या करते हैं? मैजिक नंबर। क्या करते हैं? मैजिक नंबर। बिठा दें इसको। अगला पॉइंट देखें, देखिए बेटा, ऑन मूविंग इन पीरियड यहां पर ध्यान दो, ये थर्ड पॉइंट था जिसके सब पॉइंट लिख रहे हैं। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। पूरा लिखे, समझ जाओगे? EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा, नॉन मेटालिक नेचर अधात्विक गुण, नॉन मेटालिक नेचर अधात्विक गुण, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवणता, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑफ एलिमेंट, तत्वों की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है, इंक्रीजेस बढ़ती है। ठीक है, बट डिक्रीजेस। एक बार इसको लिख देते हैं, डाउन दो भैया। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी पीरियड में बढ़ेगी और ग्रुप में घटेगी। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ें। चलो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर फोर्थ पॉइंट है। इसमें पहला मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस आर साइज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, reducing tendency of element, electropositivity, विद्युत धनात्मकता बोलेंगे,
विद्युत धनात्मकता बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, क्या होगा? डिक्रीजेस इन पीरियड, कितनी प्रॉपर्टी पीरियड में घटेगी, बट इंक्रीजेस इन ग्रुप। जहां पर एरो नीचे कर देंगे इसका मतलब वो घट रहा है, ऊपर कर देंगे बढ़ रहा है। कितनी प्रॉपर्टी पीरियड में घटेगी और ग्रुप में बढ़ेगी, जबकि इधर वाली सारी प्रॉपर्टी ग्रुप में घटेगी और पीरियड में बढ़ेगी। ठीक है? चलो यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम first decreases up to 3 or 4, then increases in period। जान दो एटॉमिक वॉल्यूम जान दो, ऐसे ग्राफ अगर बनाए तो ऐसे होगा, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4 हो जाएगा, किसी किसी में 3 तक, किसी किसी में 4 तक, फिर 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है? या फिर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है? तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर ग्राफ, और ग्रुप में कंटिन्यूअस बढ़ेगा, बट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में जा रहा है तो कंटिन्यू बढ़ेगा, लेकिन पीरियड में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसको क्या ना यहाँ पर 5th पॉइंट है बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोगिता। बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0 in period। Increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0 in period। यहाँ पर आ गया मतलब हाइड्रोजन के सापेक्ष बैलेंसिंग 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वही उसकी बैलेंसी होगी। कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4 3 2 1 0। तो 1 से 4 तक बढ़ी और फिर 4 से 0 तक चैप्टर, हाँ 4 2 भाई 1 से 4 तक बढ़ी, फिर यहीं से घटना शुरू कर दी, तो कहोगे 4 से 0 तक घटेंगे। 4 दो बार थोड़ा लिखिए। अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि
पीरियड में हाइड्रोजन के सापेक्ष मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगी? कितना होगी? 4। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे किसी चीज को लेकर, ठीक है यार। तो ये पूरा आपको एक तरह से रटना ही है। आगे चलें। इन पीरियड वैलेंसी, in period valency with respect to oxygen increases from 1 to 7 and then become 0. Increases from 1 to 7 and then become 0. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर ठीक है, तो कितना वैलेंसी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 0। यहाँ पर ध्यान देता हूँ। इन केस ऑफ ऑक्साइड वैलेंसी निकालना है, तो जितने ऑक्सीजन है उसको 2 से गुणा कर दो और जितने एलिमेंट से जुड़ा है उससे डिवाइड कर दो। ये अजमा लो काम करो। एल्युमिनियम में निकालना है तो कितने ऑक्सीजन हैं? 2 × 3 और कितने एल्युमिनियम जुड़ा है? वैलेंसी 3। बैलेंसी 3 और जहाँ चाहो P2O5 में 2 × 5/2 बैलेंसी कितना? 5। SO3 में 2 × 3/8 कितना? बैलेंसी कितना? 6। तब देखो इधर देखो, रटना नहीं है एक चीज। दूसरी चीज, ये फार्मूला केवल ऑक्साइड के लिए ही एप्लीकेबल है, समझना कैसे है। ऑक्सीजन इधर देखो, ऑक्सीजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 6 चाहिए कितना? तो किसी भी एलिमेंट को आपके पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सामान्य तौर पे हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं, मतलब जनरल वैलेंसी वही बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की जनरल वैलेंसी कितना है? मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड बनाते समय कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन देता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कंपाउंड में इसी में देख लो, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है किससे? एल्युमिनियम से। तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3। तो तीनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। मतलब एक को 2 चाहिए था
तो 2 3 को कितना चाहिए? 2 3 जा 6 चाहिए ना। और 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? एल्युमिनियम। कितने एल्युमिनियम दे रहे हैं? 2। तो 2 एल्युमिनियम दिए 6 इलेक्ट्रॉन। 2 एल्युमिनियम दिए कितना? 2 × 3। तो 1 एल्युमिनियम कितना देगा? 2 × 3/2। वही तो किया गया है। समझ रहे हो ना? तो वो रटना नहीं है, ऐसे ही समझना है कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे SO3 है तो एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 3 को कितना चाहिए? 6। अब यहाँ सल्फर अकेला है, अकेला 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वैलेंसी 6। यहाँ पर बताओ XeOF4 में जी नाम की वैलेंसी, EF को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? EF 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 7 कितना चाहिए? 1। तो 1 EF को 1 चाहिए, तो 4 EF को, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। देने वाला कौन है? जिनान। तो जिनान की वैलेंसी 6। जिनान की वैलेंसी ऐसा निकाल। ठीक है। तो रटना नहीं, बस ऐसे। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो सेंट्रल एटम कौन है, केंद्रीय परमाणु कौन है। जो संख्या में कम होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा। ठीक है। अब मान लो 2 एलिमेंट संख्या में कम है, जैसे ऑक्सीजन और जिनान दोनों की संख्या बराबर है, तो फिर जिसकी ऋणात्मकता कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो सेंट्रल एटम होगा। समझ ना? तो फिर जिनान और ऑक्सीजन में कौन सेंट्रल एटम हुआ? जिनान। पास में आ गई ना? तो और ये ध्यान रखिए ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑक्साइड। जैसे पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, मिक्स ऑक्साइड हो गया, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चर्चा होती जाएगी। ठीक है। मिटा दे, अरे भी बंद नहीं करना है, आगे चर्चा होती, मतलब ये बैलेंसी पे। हाँ, इतना गड़बड़ पढ़ा रहे हैं कि जैसे मौका पाए बंद कर दिए। टाइम से पढ़ाई नहीं होती, तैयारी अगर करना है तो हाँ एक लाइन पहले, एक लाइन और पहले एक लाइन और Valency of element remains constant in group. Valency of element remains constant in group. Element remains constant in group. Valency of element remains constant in group. As electronic configuration remains same. Electronic configuration remains same. Valency of element remains constant in group as electronic configuration remains same. ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है समान होता है, जिससे वैलेंसी कांस्टेंट होगी। ये बंद कर दो। चलो फिर आगे चर्चा करते हैं।